आज की बातचीत में तीन चीज़ों पे आपको ध्यान में रखूंगा जिस पे बात करने जा रहा हूँ। पहला, एक सामान्य परिचय में लेने जा रहा हूँ, चीज़ों का इंट्रोडक्शन आप कह लीजिए, है ना। यूपीएससी को लेकर के एक जनरल इंट्रोडक्शन। जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें दो तरह के स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक बच्चे जो पहली बार जुड़े हैं और एक बच्चे जो ऑलरेडी कुछ क्लास कर चुके हैं, उनका बैच भी मर्ज किया गया है मॉडर्न इंडिया के लिए, जो जानकारी मुझे दी गई है प्रबंधन की तरफ से। मैंने उन बच्चों को भी इंश्योर किया कि आपने जहाँ क्लासेस छोड़ी है वहाँ से आगे ले जाऊँगा मैं, ठीक है। तो दो तरह के बच्चे हैं, तो ज़रूरी होता है कि पहले आप एक जनरल आइडिया लें सभी बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि केवल जो बच्चे हैं हो मे भी आपके पास आइडिया हो, ठीक है। पहला पार्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आज वाली क्लास में वो है हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में थोड़ा बात करूँगा मैं आपसे, है ना, बहुत ब्रीफ में। और तीसरा, प्रॉपर क्लास की शुरुआत कल से मॉडर्न इंडिया की होने जा रही है ना, आधुनिक भारत की होने जा रही है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया की क्लास होने जा रही है कल से। तो मॉडर्न इंडिया को हम कैसे लें, ठीक है, इस पे हम आपसे बात करेंगे हम, है ना, ठीक है। तीन चीज़ों पे बात करने ज़रा ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री का सिलेबस आईएएस को लेकर के, और क्योंकि हम मॉडर्न इंडिया पढ़ने जा रहे हैं तो मॉडर्न इंडिया को हमें कैसे पढ़ना है, क्या देखना है, तीनों बात आपके सामने में रखूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ उपस्थित सभी बच्चे ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है आपका ये 3 लेवल पे होता है। खास करके जो पहली बार बच्चे आज क्लास में जुड़े हैं, तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, है ना। और आपकी तैयारी की शुरुआत एक बहुत मज़ेदार है, जो इनके फाउंडर हैं हमारे केजीएस के खान सर, वो खुद मौजूद थे और सर ने कहा था कि नहीं, मैं खुद ही सर आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँगा, है ना। शाम में भी आज एक ऑफलाइन सेशन हो रहा है हमारा सर के साथ, है ना। तो पहला हमने बताया आपको 3 लेवल पे एग्ज़ाम होता है। अब सब जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, पीटी के बारे में, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, लगभग सभी को ये भी आइडिया है, इसमें कोई इशू भी नहीं है। एक जीएस का पेपर होता है, ठीक है, और एक सीसेट का पेपर होता है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये कोई बड़ी बात अब रह नहीं गई है। आप सब ये भी जानते हैं कि जीएस के पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और सीसेट के पेपर में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जानकारी भी रखनी है आपको कि जो सीसेट के प्रश्न 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है। यदि आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तब आप पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो मेरिट बनती है वो जीएस के 100 क्वेश्चन के बेसिस पे बनती है, ठीक है। यदि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, जीएस में बहुत अच्छा स्कोर भी होगा आपका, तो पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो हमें दोनों को इक्वली महत्व देना होता है। बट हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है साथ साथ तैयारी के दौरान, ठीक है, कि जब हम बात करते हैं जीएस के 100 क्वेश्चंस की आपसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखिएगा जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें मेरिट में ये नंबर ऐड नहीं होते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग होता है कि आप पीटी पास कर गए। बट चूंकि ये एंट्री पॉइंट होता है, आप एंट्री में ही हम रुक गए तो मेंस कब देंगे, हम नहीं दे पाएंगे हम। इसलिए यूपीएससी के किसी भी स्टेज पे किसी भी तैयारी को कभी भी हम लाइटली ले ही नहीं सकते हैं, बहुत टफ कंपटीशन है। हर तरह के लोग जो इस प्रतियोगिता में शामिल वो चाहते हैं कि उनका हो, ठीक है। पहला स्टेज जिसकी मोटी मोटी बातें आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा आप अपने स्तर पे यूट्यूब वगैरह पे। बस मुझे यहाँ आपको ये बताना था, जब आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो मन में एक मैजिक फिगर रखें। जैसे 100 क्वेश्चन है सपोज दैट यहाँ पे, है ना, हम जीएस की बात कर रहे हैं आपसे, हम 100 क्वेश्चन में पिछले आप 4-5 वर्षों का एवरेज देखेंगे आप, तो कभी 44 क्वेश्चन, कभी 45 क्वेश्चन, कभी 46 क्वेश्चन, यानी किसी बच्चों का नेगेटिव हटा करके 44 या 45 या 46 ऐसा कुछ स्कोर है, तो 100% उसका प्रीलिम्स हुआ है। हालांकि यह स्कोर क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है, बच्चों की तैयारी पर डिपेंड करता है, बट फिलहाल स्थिति यही है कि आप ये दिमाग में बैठा लें कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है आईएएस का, यदि वो 55 से अधिक प्रश्नों को सही करने की कॉन्फिडेंस रखता है या तैयारी का उसका ये लेवल है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको पीटी निकालने से रोकने वाली नहीं है। ये गांठ मान लीजिएगा। जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो पहली तस्वीर तो बनाएंगे ना कि आपका पीटी होना चाहिए। इस पे हम बात हम लोग विस्तार से करेंगे, इस पे हम बात विस्तार से करेंगे।
बट फिलहाल एक मैजिक फिगर रखिएगा, 100 प्रश्न में यदि 55+ आप सॉल्व करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपका पीटी नहीं रोकेगी। ये वेरी कर सकता है, देखिए ये वेरी कर सकता है। नंबर 1 जो पहली बात बताई 3 लेवल में एग्जाम का। नंबर 2 की बात करें हम लोग, है ना, रिटन एग्जाम जिसे हम मेंस के रूप में भी जानते हैं। ये जान लीजिएगा रिटन एग्जाम में 9 पेपर हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 9 पेपर में 2 पेपर आपके जो होंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे प्राय हिंदी वाले जुड़े हुए, इंग्लिश और हिंदी के होने जा रहे हैं पेपर। इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 9 पेपर में इंग्लिश और हिंदी के 4 पेपर आपके जीएस के होने जा रहे हैं एग्जाम में, जो 1000 मार्क्स के होंगे। इसके नंबर ऐड होते हैं। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जिसके 2 पेपर होंगे, ठीक है। ऑप्शनल की बात करें हम लोग, जिसके 2 पेपर होंगे, ये 500 नंबर का होता है, इसके नंबर भी ऐड होते हैं। और एक आपका निबंध का पेपर होगा, एसे का पेपर होगा, 250 नंबर का पेपर होता है। यानी टोटल ये 1750 नंबर के पेपर होने वाले हैं आपके मेंस में, ठीक है। 1750 नंबर के पेपर होने वाले मेंस में। पिछले 5 वर्षों का एक एवरेज निकालिए। इसमें बहुत सारी बातें आपके पढ़नी है, साल 1.5 साल 2 साल तो सिलेबस कवर करने में लग जाते हैं, अलग अलग संस्थाओं के अकॉर्डिंग हम बात करें, ठीक है। बट जो शुरुआत कर रहे हैं बच्चे ना, वो एक मैजिक नंबर ध्यान में रखें कि पिछले 5-6 वर्षों का, 7 वर्षों का औसत निकालें। 1750 में जिन बच्चों को 750 के आसपास नंबर आया है, अंक आए हैं, वो बच्चे इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाते हैं। पीटी का नंबर इसमें ऐड नहीं होता है। अब आप खुद देख लो, 1750 में 750 नंबर जिन बच्चों को आ रहे हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। लगभग यही है एवरेज पिछले 6 वर्षों का, 7 वर्षों का। दूसरा, जिन बच्चों का 750 से ऊपर जितना अधिक नंबर आ जाए, मान लो किसी बच्चों को 800 नंबर आ गया, सपोज दैट, मेंस में आप जितना अधिक नंबर ला सकते हैं, ठीक है, जितना अधिक नंबर ला सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि सफलता की आपकी संभावनाएं उतनी ही प्रबल होने जा रही हैं। ये तो कट ऑफ मार्क्स मैंने बताया, और वो भी जनरल का बताया। बहुत सारी कैटेगरी होती है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और जो फिजिकली चैलेंज होते हैं उसमें भी 3-4 कैटेगरी होती है। मैं अपर मार्क्स आपके सामने बता रहा हूँ, 750 और 800 की बात कर रहा हूँ, 800, 825। रिटन में जितना ऊपर जाएंगे सिलेक्शन की संभावनाएं उतनी प्रबल होंगी। रिटन को लेकर के मेरा एक पंच लाइन है जो बार बार मैं यूज करता हूं कि मुख्य परीक्षा में हम अपनी हाथों से अपना मुकद्दर लिख रहे होते हैं। अभी ये बात, क्योंकि आप तैयारी की शुरुआती अवस्था में तो बहुत अंदर तक नहीं बैठ करेगी, मैं जानता हूं, बट मैं श्योर करता हूं धीरे धीरे बात, जहां 5-7 क्लास करेंगे आपको ये बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मेंस आप लिखेंगे, और जितना अधिक मेंस में नंबर आएगा आपकी सफलता की उतनी ही संभावना है। बट एक होता है ना मैजिक फिगर, रख लीजिए आपकी 750 वो लोअर फिगर है, बट 800 या उससे कुछ अधिक नंबर आ गया तो मान के चलिए ऊपर के 100 रैंक में आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। नोबडी कैन स्टॉप यू। आप टॉप 100 में आने से कोई नहीं रोकेगा जिसका 800+ नंबर आ जाए। ये टोटल आपके हाथ में डिपेंड करता है, टोटल, यहाँ किसी का रोल नहीं है। क्योंकि आप जो ये 9 पेपर होंगे और 27 घंटे की राइटिंग होगी, तो वो राइटिंग नहीं होगी बल्कि आप अपने हाथों से अपने मुकद्दर को लिखने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन में तीसरा स्टेज आता है, जो हमने आपको बताया, वो इंटरव्यू का स्टेज आता है, साक्षात्कार, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं, है ना, व्यक्तित्व परीक्षण। इसके बारे में भी विस्तार से आपसे बात होगी, इंटरव्यू के बारे में भी विस्तार से बात होने वाली है आपसे, ठीक है। 275 नंबर का होता है इंटरव्यू। अभी हमने बताया मेंस 1750 नंबर का होता है, और हमने कहा जिन बच्चों को 750 से 800 नंबर आ गए उसकी स्थिति काफी मजबूत। 275 नंबर का होता है इंटरव्यू। मान लो किसी बच्चों को 750 नंबर आया, किसी बच्चे को इंटरव्यू में यदि उसे 210 से 15 नंबर आ गया तो उसका सिलेक्शन तय है, नीचे से रैंक।
1900 जो सिलेक्शन होते हैं उसमें 50-100 बच्चों को ही 200 के आसपास आते हैं। इंटरव्यू में एक यूपीएससी बोर्ड मेंबर होते हैं, 4 अनुभवी लोग होते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या रनिंग ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, एकेडमिशियन भी होते हैं। हर एक का 30-30 साल का अनुभव होता है, लगभग 150 साल का अनुभव है वहाँ पे। आप नन्ही मुन्नी जान, छोटी सी जान वहाँ इंटरव्यू दे रहे होते हैं, 22-24 साल के बच्चे, है ना। एक तरफ 150 साल का अनुभव, तो 275 नंबर में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे कभी भी कि आपको कितना मिलेगा। बहुत अच्छा मिलेगा हम तैयारी करेंगे तो, बट रिटन पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो रिटन का नंबर और इंटरव्यू का नंबर ये दोनों ऐड करेंगे तो वो मैजिक फिगर बनता है, इसमें यूपीएससी में सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है। लाखों लोग सपने देखते हैं बट हर लोग, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। लाखों लोग सपने देखते हैं बट बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं सब लोग, ठीक है। तो ये आपके 3 स्टेज ऑफ एग्जाम है जिसपे आगे हम विस्तार से और बात करते रहेंगे हम, ठीक है। ठीक है, हम आपसे आगे और भी बात करेंगे, विस्तार से करेंगे इसके ऊपर हम बातचीत, करेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको, खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे तैयारी पहले से कर रहे हैं और उनको अभी नहीं पता कि मैजिक फिगर क्या है, तो समझो पिछले 8-10 महीने से आप पढ़ रहे हो तो पढ़ क्या रहे हो आप, नंबर 1, ठीक है। जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं वो दिमाग में बैठा ले 3 बातों को। नंबर 1, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना, मैजिक फिगर, सीसेट में क्वालिफाई और कम से कम 55 क्वेश्चन सही करने हैं। नंबर 2, मेंस में पिछले 7-8 सालों के औसत के बाद 800 नंबर यदि आप हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोकेगी, ठीक है। बेट लगा सकता हूं मैं इस पर, चैलेंज कर सकता हूं, ठीक है। नंबर 3, इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूं, पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं होता है ये इंटरव्यू, लेकिन मेंस आपका बहुत अच्छा है और एक बेसिक समझ है इंटरव्यू के बारे में, तो कोई भी। अब आप सोचिए लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं और आप पीछे, आपने कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है ना। कभी कभी आप सुनेंगे कि हिंदी मीडियम में, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े फन्ने खां भी आप सुनते होंगे जो 30 सालों से पढ़ा रहे हैं, कुछ 35 सालों से भी पढ़ा रहे हैं ज़रा, ठीक है। तो क्या कारण है कि 15-20 सिलेक्शन भी नहीं दे पाते हैं, और सिलेक्शन होने के बाद रिजल्ट ढूंढते चलते हैं, एक भी स्टूडेंट नाम नहीं लेता है, कोई भी ऐसा साल सिलेक्शन का नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत अंशदान मैं नहीं देता हूं। क्या कारण है? पिछले 10 सालों से इतनी सारी कोचिंग चल रही है, क्या कारण सिलेक्शन नहीं दे पाता है? केजी की तो अभी जस्ट एंट्री हुई है, कुछ बच्चे स्क्रीन पर लिख भी रहे हैं, है ना, मतलब कि ठीक है, हमने एक लाइन में ही कह दिया आपको, बस एक बार आप सर्च करेंगे और 3 घंटे का वीडियो देखेंगे, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी आपकी, ठीक है। बात सच है कि सर ने मुझे बहुत लंबे समय से, बट मुझे एक बार ये देखना था कि सर को मैं भी यूट्यूब के माध्यम से जानता था, बट मुझे जानना था सर क्या वाकई बच्चों के प्रति इतना डेडिकेटेड है। सर से मैं मिलता गया और इतना ज़्यादा प्लीज्ड हुआ उनके इस मिशन को लेकर के। सर ने बार बार कहा सर हम कम फीस में अधिक से अधिक बच्चों को रिच बनाना चाहते हैं, आप आइए। मैं इतना ज़्यादा इस बात पे प्लीज्ड हुआ, ठीक है, बहुत खुशी मुझे मिली इस बात को लेकर के, है ना, कि वाकई मैं अधिक से अधिक बच्चों तक रिच बनाऊंगा, उन्हें गाइड कर पाऊंगा। अभी एक छोटी सी बात हमने बताई, आप में से हज़ारों बच्चे हो सकता है पहले से तैयारी कर रहे हो, कितने लोगों के दिमाग में ये मैजिक फिगर चल रहा है? नहीं चल रहा है, तो हम जिस लक्ष्य को पाने जा रहे हैं कर क्या रहे हैं फिर हम, ठीक है, जिस लक्ष्य को हम पाने जा रहे हैं फिर कर क्या रहे हैं, ठीक है। नंबर 1, है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ये सामान्य चर्चा थी। हमने कहा आपको कि देखो कोई भी एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो या दूसरे एग्ज़ाम हो, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कुछ बेसिक रूल, ठीक है, कुछ बेसिक रूल। अब वो बेसिक रूल क्या होता है मैं बताऊं आपको ज़रा तैयारी को लेकर के। पहला ये होता है कि आप सिलेबस को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। हम कुछ, जैसे मान लो इतिहास है तो हम कुछ भी पढ़ेंगे या कुछ भी तो नहीं पढ़ेंगे ना हम इतिहास है तो कुछ भी तो नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम। आखिर यूपीएससी ने एक सिलेबस दे रखा है, क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं उसको भी हम देखेंगे, समझेंगे हम, सिलेबस क्या दे रखा है उसको भी समझेंगे हम। जैसे देश संविधान से चलता है वैसे आपकी तैयारी सिलेबस से चलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे देश संविधान से चलता है वैसे आपकी तैयारी सिलेबस से चलने वाली है।
तो जब तक सिलेबस की समझ नहीं हो तब तक आपकी तैयारी की दिशा सही नहीं होगी। मैं इस तैयारी को मैं इस तरह से नहीं देखता हूं कि भाई ठीक है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, किसी ने कह दिया, कोई बाबा आ गए हैं आशीर्वाद दे दिया है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को जानता हूं जो क्वालिफाई करते हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं मैं साइलेंटली। जैसे हमने कहा, ना मैं किसी फेसबुक पे हूँ, ना मैं किसी इंस्टा पे हूँ, ना मैंने कभी अपने अखबार में कोई प्रचार किया। मेरी ताकत, मेरा प्रचार मेरे बच्चे होते हैं। जब मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, 2-4 क्लास वो कर लेते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है, ठीक है, कि हाँ एक सफ़र की शुरुआत हो गई है, अभी तो बातचीत की शुरुआत हो रही है, ठीक है। सिलेबस हमें बताता है कि सिलेबस हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, व्हाट, ठीक है। नंबर 2 की बात करें हम लोग सिलेबस के बाद, हम बहुत ज़रूरी होता है कि हमें ये पता चले कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। सोर्स क्या होंगे, वेयर, कैसे, कहाँ से, हाउ, ठीक है। और नंबर 3, स्टेज की बात करें हम, सभी बच्चों के लिए, सभी विषय के लिए, केवल हिस्ट्री के लिए नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कैसे पढ़ना है, हाउ, किसी भी चीज को। और नंबर 4, हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम तक जा पाएगा क्या। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, बट सब लोग उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्यों? पढ़ते बहुत अच्छे हैं, जानकारी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, पढ़ते बहुत अच्छे हैं, जानकारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या होता है, एग्जाम तक वो कैरी नहीं कर पाते हैं। यानी प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, अभ्यास बहुत मैटर करता है ना। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, जैसे चार्ट वार्ट पे मेरी नज़र बहुत नहीं रहती है, बट अभी मैं थोड़ा बहुत देख रहा हूँ। चार्ट को देख के मुझे अंदाज़ा है कि कितने बच्चे सीरियस हैं और कितने नॉन सीरियस हैं। जो नॉन सीरियस है ना, भीड़ यही बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। जब एक बातचीत शुरू हुई ना, तो आप खुले मन से बातचीत को सुनिए पहले आप, ठीक है। और जो बात हो रही, कोई मान लो मैथ की बात, कोई कॉम्प्रिहेंशन की बात मेरी नज़र जा रही है, बात तैयारी की हो रही है, बात हिस्ट्री की हो रही है, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपकी मनोदशा क्या है। कोई कुछ कह रहा है, जब बात तैयारी की हो रही तो तैयारी पे फोकस करिए। समय बहुत कीमती है, पैसे बहुत नहीं लगे हैं आपके, समय बचाइए अपना, ठीक है, समय बचाइए अपना। पहली शर्त है फोकस। पता है विवेकानंद क्या कहते हैं, कि आप एक लक्ष्य को सेट करो। अभी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, आप एक लक्ष्य को सेट करो, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, यदि आप उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। इसलिए आधे घंटे 45 मिनट से पार्टिसिपेट हो रही है, बातचीत हो रही है। जब मैं लास्ट में हमसे पूछूंगा कि अच्छा हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, तो आप देखेंगे क्लास में मुश्किल से 10-15% बच्चे ही रिस्पॉन्स कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। पहली क्लास से ही डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होता है। फिर जो बच्चे डिफरेंस क्रिएट करते रहते हैं वो आगे दौड़ना शुरू करते हैं। फिर वो बच्चे इतिहास बनाएंगे और बाकी बच्चे बोलेंगे अच्छा ये हमारे बैच में था, वो इतिहास बताएंगे। आप तय कर लो आपको इतिहास बनाना है या इतिहास बताना है। पहली शर्त है कंसंट्रेशन, पहली शर्त है कंसंट्रेशन। यदि कंसंट्रेशन नहीं है तो इतने बड़े पिक्चर तो नहीं बना सकते ना आप। जो बात हो रही है उसका क्या आउटपुट हो, मान लो अभी हम पढ़ेंगे, हम बातचीत करेंगे, हम जब बैठ के कंक्लूड करेंगे कि इसका आउटपुट क्या निकला। यदि हम इतना सोचने की स्थिति में नहीं है और हम ये सोच रहे हैं कि हम आईएएस बनने चले हैं, नहीं। आपसे निवेदन समझिए, आप अधिकार देते हैं तो आदेश समझिए आप, ठीक है ना। या आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करिए कि क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, मुझे आइडिया है। उन बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ कि 4-5 क्लास करिएगा ना, आप जहाँ थे वहाँ से आगे निकल जाएंगे आप। मैं आपको एक लाइन कह दूँ, कहना बहुत अच्छा नहीं लगता है। यूपीएससी मेंस में जब क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे और यदि मैं सॉल्व नहीं करूँगा तो हिंदुस्तान में किसी टीचर की हैसियत नहीं कि वहाँ सॉल्व कर देगा। ये कॉन्फिडेंस है मुझे मेरे ऊपर,
ठीक है, ये हमने सीखा है, अर्न किया है। 17 सालों से मैं इसको स्टैब्लिश करता आ रहा हूँ। हमने क्या कहा, मैं किसी भी प्रचार दुष्प्रचार का पार्ट नहीं हूं, तो आप एकदम रिलैक्स रहिए। जैसे होता है ना कि हमने क्या कहा, दो तरह के बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चे हैं जिनको मुझे शेप देना है, उनको भी मैं दूंगा, एक बच्चे हैं जो दौड़ रहे हैं, उन्हें मैं दौड़ाऊंगा। 4-5 क्लास आप बैठेंगे आप, मैं दौड़ाऊंगा आपको। ठीक है, हमने क्या बातें बताई आपको, तैयारी में 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक, सिलेबस का आपको ध्यान रखना है विदाउट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। दूसरा, क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है कई बार हम बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, तीसरा, कहाँ से पढ़ना है, सॉरी, कहाँ से पढ़ना है दूसरा आपका। तीसरा, कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, इसमें ही हम नोट्स मेकिंग की भी बात करेंगे आपसे। ठीक है, जरा एक बार पानी के लिए कहिएगा। चौथा, अभ्यास। 4 चीजों को आई होप कि आपने नोट कर दिया होगा, 4 चीजों का ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। सिलेबस यानी क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। किसी भी विषय में आपको यदि समस्या आ रही है, इसका मतलब इन चारों में कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं। उस समस्या का निदान करिए, वो विषय आपका तेजी से आप उसमें पढ़ना काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरी बात, चूंकि मुझे इतिहास पढ़ाना है, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी उम्र से ज़्यादा इतिहास का मुझे अनुभव है ना। ठीक है, और अभी हमने कहा सिलेबस, तो इतिहास का सिलेबस क्या है। देखिए, इतिहास की जो भूमिका है वो प्रारंभिक परीक्षा में है, और इतिहास की जो भूमिका है वो रिटन एग्जाम में है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में है। सिलेबस क्या कहता है प्रारंभिक परीक्षा का, सिलेबस कहता है आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, इंडियन नेशनल, भारत का इतिहास, सिलेबस पीटी का ये कहता है। अब जैसे अभी मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, पीटी और मेंस, जिन बच्चों को कुछ हिस्सा रह गया उनको भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें, और जो बच्चे शुरू कर रहे हैं उनको तो जीरो से बिल्ड करूंगा मैं। ठीक है, जैसे एक बच्ची ने लिखा अभी, ठीक है, ठीक है, और है ना, बच्ची ने लिखा कि भाई मैं अभी बिगनर्स हूँ मैं, तो उनको वैसे स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, है ना, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब सिलेबस में बस केवल एक लाइन नहीं लिखा लिखा हुआ है, इसमें कोई टॉपिक वगैरह नहीं लिखा हुआ है कुछ भी। आप में से जितने भी बच्चे हैं कम से कम 10th पास तो लगभग सब होंगे, एक आधा दो अपवाद हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 10th पास तो सब होंगे इसमें, है ना, सबने इतिहास 10वीं तक तो पढ़ी ही है। छठी, 7वीं और 8वीं की एनसीईआरटी जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, वो कम से कम सभी ने पढ़ा है। टॉपिक सबको पता है इतिहास के क्या क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है, टॉपिक्स पता है, तो एक बात क्लियर है। अब यूपीएससी ने क्या किया, सांकेतिक सिलेबस लिख दिया यहाँ पे, भारत का इतिहास। किसी भी बच्चों को ये पता है ही, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, और जिनके लिए नई बात है वो थोड़ा सुन लेंगे इसे आप एक बार। भारत का इतिहास का मतलब होता है, आपको प्राचीन भारत का इतिहास, आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। यहां बहुत क्लियर है कि विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है प्रारंभिक परीक्षा में। तो प्रारंभिक परीक्षा में विश्व इतिहास का कोई रोल नहीं है। कभी कभी इनडायरेक्ट कुछ प्रश्न थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट वगैरह पे आ जाते हैं, उसका अवेयरनेस मॉडर्न इंडिया के साथ ही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 है ना, भारत के इतिहास की बात करें। ठीक है, अब जैसे लिखा हमने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं। सपोज दैट हम आगे चले हम। ठीक है, अब जैसे मान लो प्राचीन भारत हमें पढ़ना है, तो प्राचीन भारत में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, प्राचीन भारत में तो जिन बच्चों ने छठी क्लास की भी एनसीईआरटी पढ़ी है, उन्हें पता है पाषाण काल के बारे में, स्टोन एज के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्हें आइडिया है। ताम्र पाषाण काल, पहला
स्टोन एज, दूसरा हरप्पन सिविलाइजेशन, तीसरा चालकोलिथिक एज की बात कर रहे हैं हम, चौथा वैदिक संस्कृति की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पांचवा इसमें हम टॉपिक की बात करें हम, अभी लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। पांचवा इसमें हम बात करें बुद्ध काल की। छठे नंबर पे हम यहाँ टॉपिक ले लें मौर्य काल। सातवें नंबर पे हम ले लें 2nd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD। जस्ट मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, सिलेबस में लिखा हुआ भारत का इतिहास, तो हमें क्या पढ़ना है उसमें। 2nd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD, फिर हमने लिया गुप्त काल, फिर हमने ले लिया गुप्तोत्तर काल, और फिर हमने ले लिया यहाँ पे पूर्व मध्यकाल। डेट वगैरह सब मैं आपको क्लास के साथ साथ बताऊंगा, अभी तो जस्ट आप सुन लीजिए एक बार आप। सिलेबस क्यों जरूरी है? सिलेबस इसलिए जरूरी है कि केवल भारत का इतिहास लिखा हुआ है, तो भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको प्राचीन भारत में ये 10 टॉपिक पढ़ने हैं। एक बार जब ये पता है कि आपको ये 10 टॉपिक पढ़ने हैं, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसके बाद बात आती है कि प्रीलिम्स एग्जाम में हम कितना अच्छा करने जा रहे हैं और मेंस एग्जाम में हम कितना अच्छा करने जा रहे हैं। यदि हमें समझ ही नहीं सिलेबस की, जैसे मर्जी वैसे हमने पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छा इतिहास है तो हम कुछ भी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर एक एग्जाम का सिलेबस होता है, और सिलेबस को ही हमें अपना गाइडिंग प्रिंसिपल मानना चाहिए, संविधान मानना चाहिए, ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांत मानना चाहिए, है ना, निर्देशक मानना चाहिए, है ना। 10 टॉपिक हो गए, नंबर 1, ठीक है। हमने बात कहां से शुरू की आप देखेंगे एक बार आप, ठीक है। हमने बात शुरू की है सिलेबस से, 3 हिस्से हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने बताया कि देखो सिलेबस में केवल ये लिखा हुआ है पीटी का, ये 3 हिस्सा हमें अभी पढ़ना है। प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है, तो ये 10 टॉपिक पढ़ना है। बट इससे ये तस्वीर साफ होती है क्या? नहीं होती साफ। कभी भी पढ़िए तो सिलेबस की एक अच्छी समझ धीरे धीरे बनाइए। जब तक सिलेबस की समझ नहीं बनेगी, एग्जाम में आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है, नंबर 1। अब सपोज दैट हमने बताया प्राचीन भारत में ये टॉपिक, इस सिलेबस में ये भी नहीं लिखा हुआ है, और आगे बढ़ते हैं एक बार हम। मान लो आपको मौर्य काल पढ़ना है एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के रूप में, ठीक है, 322। अभी डेट वगैरह का आप ध्यान मत रखिए, ये सब धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएंगे। मौर्य काल में क्या पढ़ना है आपको? केवल मौर्य काल कहने से बात नहीं बनने वाली है। मौर्य काल में आपको राजनीतिक इतिहास पढ़ना है, मौर्य काल में आपको आर्थिक इतिहास पढ़ना है, मौर्य काल में आपको सामाजिक इतिहास पढ़ना है, और मौर्य काल में आपको सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है, कल्चरल हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, ठीक है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री पढ़नी है। अब जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम? किसी राजवंश के या राज्यों की वंशावली के बारे में, शासकों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं हम? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम क्या पढ़ते हैं किसी काल में? हम एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, पेस्ट्रोल इकोनॉमी के बारे में, शिल्प के बारे में, क्राफ्ट हो गए, ट्रेड हो गए, क्वाइंस हो गए, अर्बनाइजेशन हो गए, ये सब पढ़ते हैं। सोशल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अलग अलग वर्ण के बारे में, कास्ट के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में, वीमेन, एजुकेशन, ठीक है, महिलाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में, खान पान के बारे में, ये सब पढ़ते हैं हम। और कल्चरल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? कल्चरल हिस्ट्री के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। जैसे हम धर्म के बारे में पढ़ते हैं, आजकल हर कोई अवेयर है, अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, पूरे देश में इसकी चर्चा है। धर्म के बारे में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं इसमें हम? स्थापत्य के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, जहां रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी वो अष्टकोणीय है, ये द्रविड़ स्थापत्य का एक फीचर है।
आप देखोगे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ, बहुत सारे पिलर हैं, आगे मंडप है, निर्माण कार्य जारी, उस पर भी चर्चा होगी आगे चल करके आपसे, है ना। तो हम स्थापत्य पे पढ़ते हैं, ठीक है, हम मूर्ति कला के बारे में पढ़ते हैं, स्कल्पचर के बारे में पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर के साथ साथ मूर्ति को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। हम चित्रकला पढ़ते हैं, जब पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, जब हम सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन करते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? हम चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं जब सांस्कृतिक इतिहास पढ़ते हैं हम। और हम क्या पढ़ते हैं? साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, भाषा साहित्य। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपको बताऊं कि केवल भारत का इतिहास कहने मात्र से बात नहीं बनने वाली है। उसमें हमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल का इतिहास पढ़ना है। इतना ही नहीं पढ़ना, अभी और बताऊंगा। उसमें प्राचीन काल पढ़ना है तो आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं, और 10 टॉपिक में किसी भी एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है तो 4 हिस्सों में बांट के पढ़ना है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। कभी कभी आप शब्द सुनते होंगे सांस्कृतिक इतिहास के बारे में, कल्चरल हिस्ट्री के बारे में। हम टॉपिक के साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, टॉपिक के अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। उसे हम पूरे प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल का सांस्कृतिक इतिहास हम एक साथ भी पढ़ सकते हैं, हर एक टॉपिक के साथ पढ़ सकते हैं। ये दोनों तरीका प्रचलित है पढ़ने का, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहास में जो घटनाएं घट गई हैं हमें वही पढ़ना होता है और वही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सांस्कृतिक इतिहास की हमने बात की। तो हमने जो बातचीत आपसे शुरू की कि जब हम तैयारी शुरू करेंगे तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पीटी का सिलेबस क्या हमने आपको बताया? भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। वापस फिर एक बार हम सिलेबस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये है हमारा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। थैंक यू राहुल, ठीक है। अब देखो इसमें कहीं लिखा हुआ क्या अलग से कि प्राचीन पढ़ना है कि मध्यकालीन पढ़ना है कि आधुनिक पढ़ना, नहीं लिखा हुआ, बट सबको पता है पढ़ना है हमें। प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है अभी हमने 10 हिस्सों में बताया, एक पार्ट को क्या पढ़ना है अभी हमने उसको 4 हिस्सों में बताया, उसको हमने 4 हिस्से में बात कर पढ़ा। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक, 4 हिस्से में बात कर पढ़ा है। बट जब आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो केवल इन तीनों से बात नहीं बनने वाली है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, बल्कि इसमें आपको 2 चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी। मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया आपका, ये 3 हो गया। चौथा, करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समसामयिक इतिहास के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक साल 2-3 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जा रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में क्या पूछे जा रहे हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अखबारों में जो कुछ भी चल रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ चर्चा होती रहती है। जैसे आप देखोगे अयोध्या में मंदिर पे खूब चर्चा हो रही है। उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं प्रायः वो नागर शैली के मंदिर होते हैं। तो अयोध्या के मंदिर के निर्माण में किन किन शैलियों का महत्व है आप देखोगे। अभी करंट का एक हिस्सा हो जाएगा आपका ये। अभी आपने देखा होगा G20 की बैठक हुई थी। G20 की बैठक में जो जहां बैठक स्थल थी उसका नाम रखा गया था भारत मंडपम। और आपको शायद जानकारी होगी, नहीं भी होगी तो जानकारी हो जाएगी, कर्नाटक में सामाजिक धार्मिक मुद्दों पे ऐसे ही मंडपम हुआ करते थे, बैठक, अनुभव मंडपम, गुरु बसवेश्वर के द्वारा, ठीक है। अब उसके नाम पे लिया गया। आपने देखा होगा G20 की बैठक में जितने भी राजनेता थे 2 तरह के फोटो सब खिंचवा रहे थे, एक खूब चक्र के आगे, ठीक है, और एक नटराज की मूर्ति के आगे। अब नटराज की मूर्ति की परंपरा कहां से ली गई भाई? तो ये पल्लव काल से, फिर चोलों के समय से ऐसे करके नटराज की बात होती है। ये जो चक्र लिया गया वो कहां से लिया गया? कोणार्क के मंदिर से लिया गया है। हम सब रुपयों को यूज करते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500 सारे रुपए यूज करते हैं। आप देखिएगा 10 रुपए के नोट पे कोणार्क का मंदिर बना हुआ है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कोणार्क के बारे में, रानी के बाव के बारे में, सांची के बारे में, हम्पी स्मारक समूह के बारे में, लाल किला के बारे में, क्यों? इन सब की तस्वीर बनी हुई है रुपयों पे। अब कल यूपीएससी में से कोई सवाल आ जाएगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम? तो करंट अफेयर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नटराज की मूर्ति, भारत मंडपम जैसे हमने अभी आपको बताया,
कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, हम उड़िया शैली या कलिंग शैली की बात करेंगे आपसे, हम जब मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। हम क्लास में दो तरह के बच्चे हैं, जो पढ़ चुके हैं उन्हें नहीं पढ़ना है, ठीक, जिनकी आज शुरुआत हो रही वो पढ़ेंगे हमारे साथ साथ। फिलहाल तो मॉडर्न इंडिया की क्लास चलेगी आपके साथ साथ, ताकि जिन बच्चों का मॉडर्न रह गया वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री पे आएंगे, ठीक है। तो करंट के बारे में अभी देखेंगे आप, अरविंदो की 150 जयंती मनाई गई। पिछले साल अभी देखोगे आप 250वीं जयंती मनाई गई थी राम मोहन राय के। अभी मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई गई, अभी मथुरा में धूमधाम से मनाया गया। कोई ऐसा दिन नहीं होता। अल्लूरी सीताराम राजू बहुत फेमस हैं, उनको लेकर के दृष्टि का नाम रखा गया, ठीक है। अखबारों में खूब चर्चा, आरआरआर करके पिक्चर आई, अभी अवार्ड मिला। इस बार यूपीएससी मेंस में जनजाति विद्रोह पे एक सवाल पूछा, इतनी चर्चा है। पिछले 2 साल से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा के समारोह पे धूमधाम से मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी का। अभी कुछ दिन पहले जून महीने में प्रधानमंत्री जी ने हूल दिवस, संथाल जनजातीय में हूल का मतलब क्रांति होता है, संथाल विद्रोह का जिक्र किया। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी आदरणीय राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो भी संथाल जनजाति से आती हैं। इतने सारे भरे पड़े हैं ना कि आपको लगता है कि नहीं, केवल एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न पढ़ लिया तो बात बन गई, ये यूपीएससी का एग्जाम है मेरे भाई, ठीक है। धीरे धीरे जब हम बेस मजबूत करते चले जाते तब हम बात करते हैं। संसद भवन के बारे में आप सब जानते हैं, नया संसद भवन बना है। आपने देखा होगा संसद भवन के ऊपर एक सिंह की मूर्ति रखी गई थी, जिसको लेकर खूब चर्चा हुई, खूब विवाद भी हुआ। दहाड़ते हुए गरजते हुए सुई सिंह, आप सब जानते होंगे वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है उसके ऊपर 4 शेर बने हुए हैं, 4 और पशुओं की मूर्तियां हैं, दहाड़ते हुए, लहराते हुए बाल, गर्जना करते हुए, और उसके ऊपर चक्र बना हुआ है, वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। खूब चर्चा हुई। संसद भवन का भी उद्घाटन हुआ, आपको जानकारी होगी। संसद भवन में 6 द्वार हैं और हर एक 6 द्वार पे कोई ना कोई मूर्ति बनी हुई है, और हर एक मूर्ति भारत के किसी न किसी स्थापत्य को रिप्रेजेंट करती है। हर एक मूर्ति किसी न किसी स्थापत्य को रिप्रेजेंट करती है। तो ना देखो, अभी एक ओरिएंटेशन सेशन है, अभी आप इस तरह की बहुत सारी बातें, चूंकि अब आप आईएएस के लिए जा रहे हैं, आपको बिल्ड करना है हमें, ठीक है ना। कितनी बातें हैं, करंट अफेयर्स, मतलब नॉन स्टॉप बात कर सकता हूं आज पूरे दिन में आपसे। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इतिहास का कोई भी टॉपिक कभी भी, इवन अभी बात करनी हो कोई भी टॉपिक, मुझे प्लान करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाना और इतिहास पढ़ाना मेरी हॉबी है। हॉबी समझते हैं, कभी भी बात कर सकता हूं। आप ये समझिएगा कि जो बच्चे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल, अपनी तैयारी को नहीं, आप हिस्ट्री के करंट अफेयर्स पे भी ध्यान दीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में इससे भी सवाल हैं और मुख्य परीक्षा में भी इससे सवाल हैं, कनेक्ट करके। केवल बात इससे भी नहीं बनती है। कभी कभी क्या होता है, 1947 के बाद की बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो ना आप पॉलिटी में पढ़ोगे, ना आप इकोनॉमी में पढ़ोगे। जैसे सपोज दैट आजादी के बाद जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे आप। हर आयोग, जेबीपी समिति, 53 में पुनर्गठन आयोग बना, 56 में पुनर्गठन कानून बना, 14 राज्य बने, 6 यूटीज बना। पॉलिटी वाले सर तो पॉलिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे। भाषा को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी उस समय, है ना। तो कई ऐसे टॉपिक हैं, 12-13, ठीक है ना, 12-13 कई ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है, जो पढ़ना है आपको, ठीक है। 12-13 टॉपिक हैं जो पढ़ना है आपको। एक दो सवाल उससे भी आते हैं। देखो 0.66 नंबर से लोगों का प्रीलिम्स रुक जाता है, हजारों लोगों का। तैयारी जब आपके ब्लड में प्रवाहित होगी तभी आप क्रैक करोगे। मैं बता रहा हूं आपको, हजारों लाखों लोग तैयारी करते हैं, सब क्रैक नहीं कर पाते हैं। थोड़ी देर पहले हमने चार्ट देखना शुरू किया, केवल चार्ट पे थोड़ी बहुत नजर नहीं जाती, मुझे फर्क नहीं पड़ता बहुत चीज़ों से, क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूं अपने विजन में। मैं पढ़ाना चाहता हूं बच्चों को, मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाता आ रहा हूं। हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स मुझे साइलेंटली फॉलो करते हैं। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कहना, तभी तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे लोग पढ़ाने के कारण जाने और साइलेंटली जाने, ठीक है। पर जस्ट चूंकि आप में से बहुत सारे बच्चे अपना भविष्य देख रहे हैं, मैं भी ग्रामीण भारत से ही हूँ, ठीक है, दिल्ली बहुत पहले आ गया हूँ, सर से मिला, सर का विजन हमने देखा, ठीक है। तो
ठीक है, बात जची कि ठीक है यार, एक बार हम करते हैं, पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को ट्रैक पे लाते हैं, भागीदारी बढ़नी चाहिए ग्रामीण भारत की। ठीक है, जो बच्चे अंग्रेजी वाले मैं ध्यान रखूंगा, सारे टर्म्स में इंग्लिश में यूज़ कर लूंगा। क्लास का फोकस हिंदी जरूर है, बट इंग्लिश के टर्म्स में यूज़ कर लिया करूंगा, डोंट वरी आप, मैं ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स को लेकर के मैं इंश्योर करता हूँ जिस टॉपिक पे बोलेंगे, भाई आपने देखा होगा शांति निकेतन को मिला, अभी रविन्द्रनाथ टैगोर पे मेंस में सवाल आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे टीचर क्या करते हैं, अपने नोट्स में आपको रविन्द्रनाथ टैगोर पे आंसर दे देंगे, और टीचर क्या बोलेंगे, देखा मैंने पढ़ाया था भाई। ठीक है, मूर्ख नहीं बनना है आपको, मैं उनमें से हूं। सवाल नहीं आया तो मैं बोलूंगा हाँ नहीं आया, बट मैं दम ठोक के बोलूंगा हिंदुस्तान का कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता उसको। ठीक है, मैं उनमें से हूं। यदि मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप एग्जाम जाके लिखिए, तो आपसे पहले मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं जाके एग्जाम दूंगा। आप 2 घंटे मेहनत करेंगे, उसके पीछे मैं 20 घंटे मेहनत करके आता हूं, हजारों घंटे का अनुभव है, सैकड़ों किताब का अनुभव है। मैं उनमें से हूं। मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं कुछ भी आऊं आपको बोलूं। मैं उनमें से हूं कि अब खान सर भी मना करेंगे तो बिना पढ़ाए नहीं हटूंगा इस बैच में, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। बहुत जिद्दी आदमी हूं मैं। मेरा कमिटमेंट बच्चों के प्रति होता है, संस्था के प्रति होता है, बट एक बार हमने कमिटमेंट कर दी, वांटेड पिक्चर देखा है ना आपने, डायलॉग बहुत बाद में आया होगा। ठीक है, एक बार हमने अपनी कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं, ध्यान रखिएगा आप। करंट अफेयर से कैसे ट्रेडिशनल चीजें जुड़ेंगी, अब जैसे देखो पिछले साल धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जस्ट मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। और धौलावीरा पे पीटी पे बहुत सिंपल सवाल आया, जो छठी क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। पिछले साल रायप्पा मंदिर को शामिल किया गया, इस साल स्मारक जो आपके, ठीक है, हालेबिड स्मारक समूह को शामिल किया गया, 3 मंदिर है उसके अंदर। शांति निकेतन को शामिल किया गया, शांति निकेतन सितंबर में शामिल हुआ, और अगस्त में घोषणा सितंबर में हुई, और एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए। भाई देखो, इतिहास केवल काला अक्षर नहीं है। ठीक है, इतिहास केवल काला अक्षर नहीं है, रह जाओगे फिर काल कोठरी में, जैसे आपने पलासी की लड़ाई में कभी पढ़ा होगा काल कोठरी, और बहुत लोग रखते होंगे इतना 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा, और उसमें 156 या पता नहीं 46 लोग थे, 123 दम घुटने से मारे गए, 23 बच गए, इतनी महिलाएं थी, इतने बच्चे थे, भाई उनमें से मैं नहीं हूं। मैं मुखर्जी नगर से क्लास ले रहा हूं, मैं उनमें से भी नहीं हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पढ़ लो, जाके बगल में देख लो, ढका गांव है। ठीक है, तो ढका गांव क्यों भाई, अच्छा जॉर्ज पंचम आ रहे थे 1911 में, तो गांव को ढक दिया गया। हरिजन आश्रम है, 1932 में गांधी जी ने बनाया, 90 साल पूरे हो गए, अभी उत्सव मनाया गया, तो उपराष्ट्रपति जी आए थे उसमें। उनमें से नहीं हूं। दिल्ली 11 में कैपिटल बना, तो बगल में जाके देखाओ, दिल्ली जब कैपिटल बना, संसद भवन के पहले यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय पास में, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हिस्ट्री का मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना जी, बकवास नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। इतिहास का मतलब हड़प्पा में ये मिला है, बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। अपने घर की सारी बात पता है क्या, तुम्हारे घर में क्या क्या है, घर में जितनी बातें तुम्हें याद ही रखनी है क्या। हमने क्या कहा, 5-7 दिन लगेंगे, टाइम लगेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा सिस्टम, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री और करंट अफेयर्स तो लोगों को बर्बाद कर देता है, तो बर्बाद करने में बहुत सारे शिक्षकों की भी भूमिका है। मुझे बहुत दुख भरे शब्दों में कहना पड़ता है, बहुत सारे शिक्षकों की भी भूमिका है कि वो गुमराह करने से नहीं चूकते हैं। ठीक है, तो आप रिलैक्स रहिएगा कि अब हमने क्या कहा, कोई भी मुझे अब इस बैच से, अब चूंकि मैं कमिट किया तो मैं अब इसमें पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको बिल्ड करूंगा। कोई भी चीज़ सीखने में टाइम लगेगा, आप कलेक्टर होंगे, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, रातों रात शॉर्टकट नहीं होता है इसका, यकीन रखिए आप। एक एक में जज्बा है, ठीक है, तो एक एक को बारूद, एक एक को तूफान बना दूंगा मैं हिस्ट्री में। ठीक है, और जज्बा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप पूछोगे ना इतने लोग पढ़ते हैं काहे नहीं होता है, कभी आपने सवाल पूछा इतने बड़े बड़े फन्ने कहाँ बैठे हुए, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है सिलेक्शन। एक बहुत बड़ी कमी हमारी तरफ से जो हमने इंगित किया कि हम कई बहुत ज्यादा गुमराह करते हैं, एक आपकी तरफ से भी है। आपका जुनून होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकने वाली है आपको। आपको मार्गदर्शन भी मिलेंगे, आपको कोचिंग भी मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ,
ठीक है, वो रास्ता बना लेते हैं, बहुत बच्चे मिलने चले आते हैं। तो भाई देखो, बिना जुनून के कोई हासिल कर पाया है क्या? ठीक है, कोई कोई हासिल नहीं कर पाया है। बहुत विस्तार से मैं आपसे बात करूंगा, और हिस्ट्री करंट वाली क्लासेस भी हिस्ट्री के साथ मैं ही लूंगा, कि मैं अपने तरफ से अनाउंस कर रहा हूं। ठीक है, ताकि पूरे टॉपिक, हड़प्पा तो करंट, वैदिक काल तो वैदिक काल का करंट क्या है, क्या हड़प्पा को सरस्वती सभ्यता क्या है, क्या वैदिक को सरस्वती सभ्यता क्या है, ये आर्य कौन थे, ये अनार्य कौन थे। बुद्ध इतने जीवंत हैं कि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, अच्छा बताओ बुद्ध की शिक्षा, आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है कि बुद्ध की शिक्षा आपके जीवन में कितना उपयोगी है, एक प्रशासक के रूप में कितना उपयोगी है। और यदि आप अभी 5 मिनट में सवाल नहीं लिख सकते, इस क्वेश्चन का आंसर, तो पढ़ना आपका बेकार, यदि आपने पढ़ा है तो। केवल 4 आर्य सत्य संसार में दुखी दुख है, दुख का कारण है, ठीक है यार, तो सब जानता है। दुनिया की समस्याओं के समाधान में बुद्ध कितने उपयोगी हैं, भारत की समस्याओं के समाधान में बुद्ध कितने उपयोगी हैं, बहुत सारे देशों से द्विपक्षीय संबंधों को स्थापित करने में बुद्ध की क्या भूमिका है। जब प्रधानमंत्री दहाड़ते हुए कहते हैं यूएनओ के अंदर, हम युद्ध नहीं बुद्ध की भाषा बोलते हैं, हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए तैयारी को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तैयारी की आत्मा को समझना पड़ेगा हमें। इतिहास के लेखक का काम होता है किताबों में सब कुछ लिखना, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, केवल मेरी बात फॉलो करोगे, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं, पूरे ओपन मंच पे, सार्वजनिक तौर पे, एग्जाम में, हिस्ट्री वाले सेक्शन में, आपसे बेहतर हिंदुस्तान में कोई भी नहीं करेगा। मैं लेने के लिए तैयार हूं, और आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। ठीक है, मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे अच्छा लिख रहे हैं, अहिंसा, मध्य मार्ग। अब एक प्रशासक मध्य मार्ग पे कैसे चलेगा? अब यहां बात फंस जाएगी, क्यों? हमने याद किया उसको। कुछ बच्चे आंसर करेंगे, ऐसा नहीं, सर बच्चों को मैं अंडररेट नहीं कर रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सिलेबस कहाँ शुरू हुई? भारत के इतिहास से। और बात कहाँ आके अटक गई? अच्छा, प्राचीन भारत पढ़ना है, प्राचीन भारत में इतने सेक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, और इसमें बात कहाँ आके अटक गई आप देखोगे? सांस्कृतिक। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, प्राचीन भारत में यूपीएससी में पिछले 2 वर्षों से करीब करीब 7-7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके पहले भी 5-5 सवाल आ रहे हैं। बट कोई भी ऐसा साल नहीं है पिछले 20-25 वर्षों में, जैसे मान लो मौर्य काल का हमने रखा तो सांस्कृतिक इतिहास, केवल मौर्य काल के अभिलेख से पिछले 5 वर्षों में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। सांस्कृतिक इतिहास का तत्व है वो, 5 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, केवल मौर्य काल की बात मैं बात करूं, तो हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भी पढ़ेंगे, बट सांस्कृतिक इतिहास पे बहुत ज्यादा बल देने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही जब क्लासेस चलेंगी, जो जो बच्चे आज शुरू कर रहे हैं उनको मैं एंसेंट, उनको मैं मेडिवल, मॉडर्न तो मैं शुरू कर ही रहा हूं। तो जब भी मैं क्लास शुरू करूंगा, पहले आपको सिलेबस डिटेल में बताऊंगा, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, नंबर 1। ठीक है, आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे हमने कहा क्या पढ़ना है, ठीक, जैसे तो ये तय हो गया हमारा। ऐसे ही आधुनिक भारत का सिलेबस अभी आपको समझाऊंगा, क्यों? क्योंकि आधुनिक भारत से ही क्लास की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, आधुनिक भारत से ही क्लास की शुरुआत होने जा रही है ना। कुछ पुराने बच्चों का भी रह गया होगा, हमने बताया कि मैं उनको भी टेकअप ऐसे करने जा रहा हूं। और अब जैसे कहाँ से पढ़ना है, तो जब मैं 1 बाई 1 शुरू करूंगा, जैसे मैं भी आधुनिक भारत की आपसे बात करूंगा, तो मैं बताऊंगा इसके बारे में कहाँ से पढ़ना है। बट इससे पहले, जैसे हमने कहा, ये हमारा पीटी का सिलेबस है। ठीक, थोड़ा मैं और पीछे की तरफ चलूं, है ना। थोड़ा जस्ट मैं आपको आइडिया दे दूं, आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं आप, ठीक है, कि जो 100 प्रश्न जीएस में पूछे जाते हैं ना, ये 100 प्रश्न खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहली बार तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। जो पीटी का आपका सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स,
जनरल साइंस, ये मेनली आपका सिलेबस है। ये कोई नहीं कह सकता कि किससे कितना सवाल आएगा, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों का आप औसत देखेंगे आप, इतिहास से 15 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। हमने शुरू में कहा कि 55 प्रश्न यदि आप सही कर लेते हैं तो कोई भी ताकत आपको पीटी निकालने से नहीं रोकेगी। 15 प्रश्न कम से कम इतिहास के होते हैं, ठीक है, 15 प्रश्न कम से कम। तो मैं आपको इसमें, ठीक है, प्रॉपर मैं गाइड करूंगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, मैं पीटी और मेंस दोनों सेक्शन को गाइड करूंगा, हिस्ट्री के करंट अफेयर सेक्शन को भी गाइड करूंगा। पीटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए अलग से मैं सेशन लूंगा, मेंस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं क्लास के साथ साथ लूंगा इसका सेशन। कोई भी चीज अधूरी नहीं रहेगी जो एक कंप्लीट तैयारी के लिए चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। टोटल का टोटल क्लास इस वाले बैच में जिसमें मेरी एंट्री हुई है, ठीक है। तो जैसे जीएस हैं तो जैसे अलग अलग सेक्शन से आते हैं। हिस्ट्री से 15 सवाल। अब हिस्ट्री में ये 15 सवाल कहाँ से होंगे ये बताना मुश्किल होता है। प्राचीन भारत से होंगे कि मध्यकालीन से होंगे कि आधुनिक से ज़्यादा होंगे कि करंट अफेयर से, कहीं से भी हो सकते हैं। अब जो बच्चा इतिहास में प्राचीन, मध्य, आधुनिक, करंट अफेयर सबको महत्व देगा उसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी। जो थोड़ा होशियार बनेगा, जरा मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, यूपीएससी कुछ पूछ के थोड़ी सिलेबस बनाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अभी हमने बताया प्राचीन भारत को लेकर के, तो वैसे ही हम आ रहे हैं अभी एक मुख्य परीक्षा का सिलेबस है ना, लास्ट है, इसके बाद मैं मॉडर्न इंडिया पे आ जाऊंगा। जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है आपका हिस्ट्री में, उसमें एक सिलेबस जो आपका आता है जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की संस्कृति एवं विरासत। मुख्य परीक्षा में से प्रायः 1 या 2 सवाल हर एक साल पूछे जा रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या दिखाया, प्राचीन काल में 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक का सांस्कृतिक इतिहास, वो क्या हो जाएगा, पूरे प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास। मध्यकाल में 4-6 टॉपिक है तो उसका सांस्कृतिक इतिहास तो पूरे। ऐसे ही मॉडर्न इंडिया में टॉपिक है और सांस्कृतिक इतिहास के भी उसमें 2-3 टॉपिक हैं, जिसमें स्थापत्य है, चित्रकला है, शिक्षा है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है मॉडर्न इंडिया में भी, वो हो जाएगा आधुनिक भारत का सांस्कृतिक इतिहास। मुख्य परीक्षा का सिलेबस साफ साफ करता है आप सांस्कृतिक इतिहास पढ़िए और विरासत पढ़िए। जैसे एग्जाम्पल देकर के मैं बताऊं, आप सब सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, रही भी हैं और रहे भी हैं। ये एग्जाम कब से चला आ रहा है, अंग्रेजों के समय से। किसकी विरासत हो गई, अंग्रेजों की। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के समय, विरासत किसकी हो गई, अंग्रेजों की। सड़कों की शुरुआत, पक्की सड़कों की, अंग्रेजों ने की। जो हमारी शिक्षा पद्धति है, आज की शिक्षा पद्धति शुरुआत किसने की, अंग्रेजों ने की। अभी आपने देखा होगा आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी वगैरह में बदलाव किए गए करंट अफेयर्स में। ये नाम किसने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था। ये अंग्रेजों के समय के कानून। भारत में संविधान के द्वारा शासन किसने शुरू किया, अंग्रेजों ने। कानून का शासन किसने शुरू किया, अंग्रेजों ने। हम जो पढ़ा रहे हैं और हम जो अपनी कीजिए संस्था चला रहे हैं, ये भी संविधान सम्मत है। अनुच्छेद 19 में हमें अधिकार है, हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, उसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी है। कानून से हमें अनुमति मिलती है, संविधान से अनुमति मिलती है। हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात ना करें जो किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाए, तो हमें बोलने की आज़ादी है युक्त युक्त निर्बंधन के साथ, ये भी संविधान देता है। इसको संविधान का शासन, कानून का शासन कहते हैं। भारत में कारखाने आए अंग्रेजों के समय, पानी का जहाज आया अंग्रेजों के समय, ठीक है। तो ये सब क्या है, अंग्रेजों के समय। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अंग्रेजों की विरासत। भारतीयों को जाति के नाम पे लड़ाना अंग्रेजों ने शुरू किया, धर्म के नाम पे लड़ाना अंग्रेजों ने शुरू किया, क्षेत्र के नाम पे लड़ाना अंग्रेजों ने शुरू किया। ये क्या है, अंग्रेजों की नकारात्मक विरासत। क्योंकि मॉडर्न इंडिया में पुराने बच्चों का कल्चर नहीं हुआ, नए बच्चों को तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, इसको कहते हैं विरासत। अभी मैंने मौर्य काल का एग्जाम्पल लिया, आप देखो हमने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया क्या है,
तीन जो शेर जो हमारे प्रतीक है वो क्या है? मौर्यकालीन विरासत। संसद भवन के ऊपर हमने मूर्ति स्थापित की, वो क्या है? मौर्यकालीन विरासत। अशोक ने पड़ोसी देशों में मित्रता का संदेश भेजा, वो क्या है? मौर्यकालीन विरासत। अच्छे आचरण पे अशोक ने कैदियों को रिहा किया, वो क्या है? मौर्यकालीन विरासत। अशोक ने वेलफेयर काम किया, भारत सरकार इतनी सारी कल्याणकारी योजना चला रही, वो है मौर्यकालीन विरासत। कौटिल्य ने कहा प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है, वो क्या है? मौर्यकालीन विरासत। कौटिल्य ने कहा पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है, भारत पाकिस्तान में स्वाभाविक टकराव है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्वाभाविक टकराव है, भारत अफगानिस्तान स्वाभाविक मित्र हो गए, मंडल सिद्धांत। कितने हैं? जब हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे ना, हर टॉपिक के साथ मैं आपको विरासत भी समझाता चला जाऊंगा। विरासत पढ़ने की चीज नहीं होती है। जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, हम सब किसी न किसी वर्ण और जाति से जुड़े हुए हैं ना। कभी आप सवाल करते हुए जाति कब से है? ज्यादातर बच्चों को देखोगे, हिंदू समाज की बात करें हम तो विवाह का तौर तरीका आप देखोगे तो ब्रह्म विवाह है। वधु पक्ष वर पक्ष का चयन करता है। कोई पूछता क्या कब से है? ऋग्वैदिक काल से है। 8 प्रकार के विवाह होते थे। ज्यादातर बच्चे आजकल विवाह तो चलो और अभी भी हमारा अरेंज होता ही होता है, बट कभी कभी आप देखोगे प्रेम विवाह का भी जिक्र होता है, गंधर्व विवाह का जिक्र प्राचीन काल से चला आ रहा है। हम आपकी बात कर रहे हैं, सबका गोत्र होगा, हम आपकी बात कर रहे हैं। कभी सवाल पूछेगा ये गोत्र की प्रथा कैसे आ रही, क्यों आ रही है? इस जाति में हम क्यों, जाति प्रथा क्यों? जो दलित भाई दलित समाज हैं ये इतने पिछड़े क्यों रहे हैं? आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? महिलाओं की दशा क्यों? इन सब का उत्तर कौन देगा? इतिहास देगा। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जितने भी हमारी पूजा पाठ की पद्धति, आज हिंदू समाज की बात करें हम, ठीक है, तो ये वैदिक काल और गुप्तकालीन पद्धति है जो बड़े पैमाने पे आज चली आ रही है। एक एक चीज को बहुत आराम आराम से, हमने कहा शॉर्टकट नहीं है, बस एक परिचय मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक परिचय दे सकता हूँ। बहुत अच्छा किसी मनीषा ने लिखा है, गंधर्व विवाह असुर विवाह, बहुत अच्छा। पुष्पा ने लिखा है, वेरी गुड। हाँ, नजर आई मेरी, है ना? सोशोलॉजी में पढ़ा है आप लोगों ने, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सब विरासत चली आ रही है यार, हजारों साल की, है ना? तो हम देखेंगे पढ़ेंगे विरासत, वेरी इंपॉर्टेंट। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री आपको सोशोलॉजी में बहुत हेल्प करेगा, सोसाइटी में बहुत हेल्प करेगा, हिस्ट्री की बहुत उपयोगिता है। मेंस का तो आपका एक ये सिलेबस हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे मेंस का आपका एक ये भी सिलेबस है। जब हम बात करते हैं मेंस की बात करते हैं, जब हम इसमें आधुनिक भारत भी पढ़ना, हमें मेंस में अलग से लिखा हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है 1750 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक पढ़ना है। आधुनिक भारत प्राचीन क्लास में भी है, आधुनिक भारत मतलब सॉरी पीटी के क्लास में भी है, और आधुनिक भारत मुख्य परीक्षा में भी है। दोनों कवर करने जा रहा हूं मैं। क्लास की शुरुआत आधुनिक भारत से होगी तो मैं उसको एक्सक्लूसिव कवर करूंगा, आपसे बात करूंगा। अभी मैं आधुनिक भारत में बताऊंगा और एक बार पूरा मैं रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? रिवाइज कराने के बाद, है ना, बहुत अच्छा आप लोग दे रहे हैं, मोनिका और मनीषा सब आप लोग विवाह के बारे में, ब्रह्म प्रजापत आर्च देव असुर गंधर्व राक्षस पिशाच। मैं तो जस्ट विरासत की बात कर रहा हूं कि आप देखोगे वो सब चीजें चली आ रही हैं आज भी, है ना? अब देखो बचपन से लेकर अब तक आप सब पढ़ाई कर रहे हो, प्राचीन काल में इसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे, ठीक है? थोड़ा सा आप रुक करके देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें प्राचीन काल से आज हमारे जीवन में है। यूपीएससी के अधिकांशतः सवाल कुछ ट्रेडिशनल होते हैं और कुछ करंट बेस होते हैं। यदि हम हड़प्पा पढ़ रहे हैं और हड़प्पा में ही खो गए तब तो बात फंस गई। हड़प्पा में खोना भी है और हड़प्पा को अपने जीवन में तलाशना भी है, तब बात बनती है, ठीक है? आधुनिक भारत की बात करेंगे आपसे हम, ठीक है? मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे थे जरा एक बार हम आपसे। अब देखिए क्लास की शुरुआत जो अब होगी, कल शाम में पहली क्लास जो होगी आपकी मॉडर्न इंडिया पे,
ये क्लास आपका 3 हिस्सों में जाएगा। पहला हिस्सा होगा, मोटे तौर पे मान के चलिए आप 1750 से लेकर 1870 80 तक मान लीजिए आप, ऐसे करके, ठीक है। 1750 से 1870 80 तक आप मान लीजिए आप, लगभग 100 साल का इतिहास। केवल यही नहीं होगा, इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आपको थोड़ा मैं आइडिया दे दूं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता, जैसे हम कहते हैं ना भारत को गुलाम बनाया। प्रधानमंत्री जी ने एक बहस छेड़ी हुई है गुलामी की मानसिकता को लेकर के। तो हम यहाँ ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ब्रिटिश विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिश विजय विस्तार। हिंदुस्तान में ऐसा क्या था, किनका शासन था, ये अंग्रेज उतनी दूर से यहाँ आए व्यापार करने के लिए, क्यों सफल हुए, क्या क्या हमारी कमजोरी थी, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कैसे जीता, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों को, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई, किन किन गवर्नर जनरल का योगदान था। तो जो पहला टॉपिक जिस पे कल आपसे हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा ब्रिटिश विजय, ठीक है। हम ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक जो हम आपसे बात करेंगे वो आर्थिक नीतियों पे बात करेंगे आपसे हम, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बात करेंगे आपसे हम। अंग्रेजों ने न केवल हिंदुस्तान को जीता बल्कि हिंदुस्तान को लूटा, ठीक है। तो लूटने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई अंग्रेजों ने, कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई, जैसे भू राजस्व बंदोबस्त की बात करें हम, कृषि के वाणिज्यकरण की बात करें, रेलवे की चर्चा होगी, उद्योगों का पतन होगा, आधुनिक उद्योगों का विकास होगा, धन का दोहन होगा, बहुत सारे टॉपिक इसमें हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी इस समय एक चर्चा चल रही है ना, आप देखोगे आप, ठीक है, कि गुलामी की मानसिकता से, तो बेसिकली प्रधानमंत्री जी की पूरी बहस, धीरे धीरे मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि बहुत जल्दी आप देखोगे निबंध में एक निबंध आपको गुलामी की मानसिकता पे दिखेगा। आर्थिक नीतियां पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक नोट करिएगा आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, ब्रिटिश विजय, आर्थिक नीतियां, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम संवैधानिक विकास और प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा, सेना, पुलिस, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चौथे नंबर पे हम क्या यहां पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा को लेकर के। जैसे भी हमने कहा मॉडर्न इंडिया का जो कल्चर है उसमें शिक्षा भी आता है, ठीक है। शिक्षा की बात करेंगे हम चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे हम देखेंगे, जब हम बात करेंगे आप ऐसे समझिए, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा, लूटने के लिए अंग्रेजों ने पूरा सिस्टम बनाया, प्रशासनिक सिस्टम भी, कानूनी सिस्टम भी और सोशल सिस्टम भी। तो तब शुरुआती दौर में हम क्या कर रहे थे, पहले 100 सवा 100 वर्षों में हम क्या कर रहे थे, हमने अंग्रेजों को चुनौती दी नागरिक विद्रोह के माध्यम से, ठीक है, सिविल रिवेलियन के माध्यम से। हमने अंग्रेजों को चुनौती दी 1857 के रिवोल्ट के माध्यम से, 1857 के विद्रोह के माध्यम से, ठीक है। हम लोग इसमें देखेंगे हम 57, करेक्ट। हम जब यहां बात करेंगे नागरिक विद्रोह, यहीं पर हम देखेंगे एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। हमने दो तरह से चुनौती देनी शुरू की। एक चुनौती थी कि अंग्रेजों को मारकर भगाना है, सफलता नहीं मिली। 57 की जो क्रांति थी बहुत, मतलब समझे एक तरह से अखिल भारतीय स्तर की क्रांति थी, उत्तर भारत में उसकी तीव्रता अधिक थी। साथ ही साथ पढ़े लिखे भारतीयों ने एक दूसरी चुनौती देनी शुरू की, भारतीय समाज को बदलना है हमें, अपनी कमजोरी को दूर करना है हमें, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हमें स्थापित करना है और अंग्रेजों को भगाना भी है हमें। इसकी शुरुआत सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से हो रही है, ठीक है, इसकी शुरुआत सामाजिक धार्मिक। तो मॉडर्न इंडिया में आप ये समझ लो, जो पहले 17-18 क्लास होंगे आपके इन 6 टॉपिक पे होंगे, ब्रिटिश विजय, एक्सपेंशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, संवैधानिक विकास और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। शिक्षा पे होने जा रहा है नागरिक और 1857 का विद्रोह और सामाजिक धार्मिक
इसी क्रम से मैं पढ़ाने वाला भी हूं, ठीक है, इसी क्रम से मैं पढ़ाने वाला भी हूं। पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी की लड़ाई। वैसे तो इसकी शुरुआत 1857 की क्रांति से ही मानी जाती है, हम वहां से बात करेंगे आपसे। हम राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है कि 15 अगस्त 47 तक की जो वो शुभ घड़ी थी जब भारत में आई, तो किन किन संगठनों ने, किन किन नेताओं ने आजादी में योगदान दिया। उस समय की बात करें हम लोग तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था थी। क्रांतिकारियों की बात करें तो बड़ी संख्या में क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, वीडी सावरकर से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तमाम क्रांतिकारियों की बात करें हम। समाजवादी मार्क्सवादियों की बात करें हम, बहुत सारी धाराएं थी उसमें, छात्रों की भूमिका, महिलाओं की भूमिका, इवन विदेशियों की भूमिका, किसानों की भूमिका, मजदूरों की भूमिका, दलितों की भूमिका। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब जो हमें पढ़ना है, पहले राष्ट्र का मतलब समझना है, फिर राष्ट्रीयता का मतलब समझना है, फिर ये देखना है कि किन किन लोगों ने किस प्रकार संघर्ष किया। यहां मोटे तौर पर फोकस होगा 1885 से 1947 की सारी घटनाएं, एक एक घटना है। राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्था क्या थी, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, नरमदलीय चरण में क्या क्या हुआ, 1905 से 7 के बीच में गरम दलियों ने क्या क्या किया, लाल बाल पाल ने, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, एक एक घटनाओं की बात करूंगा। इस सेंस के साथ कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस सेंस के साथ कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सेकेंड फेज होगा। थर्ड फेज होगा आज़ादी के बाद, उसमें करीब 12-13 टॉपिक है, उसमें 5 क्लास में लूंगा, 12.5 घंटे के आसपास मैं आपसे बात करूंगा आज़ादी के बाद। ये 3 यूनिट है, ये एक यूनिट हो गया आपका, ये दूसरा यूनिट हो गया आपका, ये तीसरा यूनिट हो गया आपका, ठीक है। ये 3 यूनिट है, करेक्ट। तीनों यूनिट मैं कवर करने जा रहा हूं। लगभग आप मान के चलिए 2.5 घंटे के हिसाब से यदि क्लास चलती है तो आप ले लीजिए, आप करीब करीब 30 से 35 क्लासेस, 3 घंटे के हिसाब से चलेंगे तो 28 क्लासेस, 27 क्लासेस। आज वाली क्लास माइनस कर दीजिएगा। पीटी और मेंस दोनों के पहलू, ठीक है, अलग से मैं सेशन रखूंगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी। सॉल्व कैसे करते हैं, क्लासेस तो चलती रहेंगी, प्रैक्टिस पेपर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया को एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपके तक मैं लेकर के आऊँगा, है ना, पूरा कंप्लीट जो सिस्टम है पूरा ये। कई बच्चे इसमें इंग्लिश को लेकर के भी कह रहे हैं, देखो, हाँ, टीचिंग का ना एक फ्लो होता है, अब एक फ्लो में चल रहा है, इंग्लिश के वर्ड्स मैं यूज करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको मैं, ठीक है। 2 मिनट और रुक जाइएगा, ठीक है, 2 मिनट और, है ना, टाइम हो गया क्या? हाँ, ठीक है, मैं यूज करता रहूँगा। मैं अभी प्रबंधन से बात करता हूँ कि क्या मेरे क्लास लेक्चर आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, ठीक है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। क्यों? पढ़ाने का एक फ्लो होता है, ठीक है, वरना किताब और नोट्स में तो सब कुछ दिया हुआ है, और मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई होगा जो समझ नहीं पाए। तो हम सारे मैं इंग्लिश में यूज कर लूँगा, मुझे भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ है, क्योंकि फिर टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। तो पहला सजेशन हमने क्या दिया, मॉडर्न इंडिया में मैं कैसे पढ़ाने जा रहा हूँ, नंबर 1। सिलेबस कल थोड़ा डिटेल में और आएगा आपका। नंबर 2, हमने क्या बताया था, सिलेबस जानना है, उसकी हमने बात की। दूसरा, कहाँ से पढ़ना है। एक बिपिन चंद्र की किताब आती है, ठीक है, एक बिपिन चंद्र की किताब आती है, ठीक है। और बिपिन चंद्र वाली जो किताब है उसका नाम है आधुनिक भारत। इसको ओल्ड एनसीईआरटी भी कहा जाता है और बुक फॉर्म में भी आती है, किसी भी शहर में आपको मिल जाएगी, जिला शहर में कम से कम मिल जाएगी आपको, ऑनलाइन आप इसको मंगवा सकते हो। पब्लिकेशन में ओरिएंट ब्लैक स्वॉन से प्रकाशित होती है, ठीक है। हिंदुस्तान के बड़े इतिहासकारों में एक रहे हैं, मेरा सौभाग्य है इन जैसे इतिहासकारों से मिलने का भी रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ, सर तो वैसे जेएनयू से थे, बट सर से मतलब आना जाना होता था सेमिनार में, सर का भी यहाँ। हमारे जो टीचर थे उस समय सुमित सरकार, ज्ञान पांडे सर, राम लखन शुक्ला सर, ये सब मॉडर्न इंडिया के उस समय जाने माने थे, है ना। बिपिन चंद्रा लेखक हैं, इनकी किताब है आधुनिक भारत। चैप्टर नंबर 1 आपको टच नहीं करना है, इसमें से चैप्टर नंबर 2 पढ़ के तैयार रहिएगा।
या जो बच्चे अभी अफोर्ड नहीं कर पाए इस किताब को लेना, तो एनसीईआरटी की जो 8वीं क्लास वाली एनसीईआरटी है, 8 क्लास वाली जो एनसीईआरटी है, उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बट मैं नहीं चाहता हूँ कंफ्यूजन रखिए आप, सोर्स एक ही होनी चाहिए। पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया में आप समझ लीजिए जो हमारा क्लास नोट्स होगा ये 90% पीटी में और 110% मेंस में, यानी 100% से ज़्यादा आपको इस पे ही चलना है। मैं लिखाऊंगा, आपको लिखना होगा। आपको ये वो सिस्टम नहीं कि मैंने आपको नोट दे दिया और लेक्चर देके समझा दिया, लिखना होगा मेरे साथ साथ, एक रिदम चलेगा। चैप्टर 2 से पढ़ के आप आ सकते हैं तो आइए, नहीं भी आएंगे तो कोई इशू नहीं है, बट पढ़ना है आप चाहें तो मेरे साथ साथ। क्लास नोट्स 90% कवर करा देंगे आपके, हमें 50 से 55% चाहिए हिस्ट्री में। 15 सवाल पूछे जा रहे हैं तो मैं 8 से 10 सॉल्व कर दे तो हमारा पीटी हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों के पास स्पेक्ट्रम है, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, तो फिर उन्हें बिपिन चंद्रा लेने की जरूरत नहीं है। बट अब आप ये ध्यान रखिएगा, फिर केवल स्पेक्ट्रम ही पढ़िएगा उस चैप्टर, चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास है, जिनके पास नहीं है वो आराम से बिपिन चंद्रा ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। पूरी की पूरी तैयारी फोकस मेरे अकॉर्डिंग होने जा रही है। पीटी और मेंस जो मेरा क्लास नोट्स होगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, नए सिरे से पूरा नोट्स में रिव्यू करा रहा हूं, बट क्लास के साथ साथ आपको नोट्स मिलते जाएंगे। मेरा क्लास लेक्चर और मेरा नोट्स ही पर्याप्त होगा पीटी और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, इंग्लिश वाली बच्चों के बारे में पहले हमें जानकारी मिली है, थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिएगा, मैं मैनेजमेंट से एक बार बात कर लेता हूँ, जो होगा बेस्ट करेंगे हम। बट मैं इतना आपको इंश्योर करता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट का ना एक फ्लो होता है। मैं ट्रांसलेटर तो हूँ नहीं कि मतलब एक हमने बोला फिर हमने बोला, मे भी अगले अगले टीचर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, इंग्लिश के सारे वर्ड्स मैं यूज कर दूंगा, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, यदि क्लास में है तो। नहीं, आप ये बुक लेके घर पे रख सकते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई भी बच्चा तैयारी करे उसके पास ये किताब नहीं हो तो ये थोड़ा अन्याय है, अच्छी बात नहीं है। ये किताब आप रख सकते हैं। ठीक है, और स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है तब, नहीं पढ़ा है तो आप क्यों बहुत ज़्यादा पढ़ने पे तुले हुए हैं? मेरी बात तो थोड़ा 2 4 5 दिन मान के तो देखिए, आप 5 7 दिन आप कैसे तैयारी करते हैं हम, बस 5 7 दिन। ठीक है, ज़्यादा थोड़ी कह रहा हूँ मैं, 5 7 क्लास में ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कैसे कह रहा हूँ, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सोर्स तय हो गया है ना। अब लास्ट चलते चलते मैं आपसे शेयर कर लूँ एक बार, है ना। हर क्लास के एंड में मैं रिवीजन कराऊंगा, नंबर 1। ठीक है, जैसे आपको याद होगा क्लास की आज जब शुरुआत हुई तो आपके लिए भी सरप्राइज था और मैं भी सरप्राइज था कि खान सर यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, सर ने कहा कि नहीं, बच्चों से मैं एक बार बातचीत की शुरुआत करता हूँ, बीपीएससी का रिजल्ट आया है। हमारी और सर की बातचीत हुई और एक बहुत मज़ा आया मुझे भी, क्योंकि सर ऊर्जा के बहुत धनी है और एक मिशन है उनका। ठीक है, मेरा भी अपना एक मिशन है। हिस्ट्री यदि मैं पढ़ाऊँ तो बच्चों को एग्ज़ाम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं इसी भाव और इसी एफर्ट से क्लास लेता आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत मज़ा आया क्लास की शुरुआत में, जो पहला हिस्सा रहा हमारा। सेकंड पार्ट में हमने आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताया कि मेरा एक लंबा बैकग्राउंड है। कोई संस्था या किसी टीचर के प्लस माइनस से मुझे कुछ लेना देना नहीं होता है, कौन क्या पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है। अब बहुत सारे टीचर को हमने देखा कि अननेसेसरी चीज़ों को बहुत भौकाल बना देते हैं। हिस्ट्री को गंभीर विषय मानने वाला महामूर्ख है। हिस्ट्री बहुत उपयोगी विषय है, बट इसको बहुत गंभीरता से पढ़ना, कुछ बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है इससे बड़ी मूर्खता मैं नहीं मानता हूँ। मैथ पढ़ते होंगे यार, वो विषय है, कुछ और पढ़ते हैं। हिस्ट्री क्या यार, घटना घट चुकी है, उसको बेसिकली समझना है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। इस बात को मैं साबित करने वाला हूँ क्लास के साथ साथ। ठीक है, अपने बारे में बताया, लंबा अनुभव है और सोशल मीडिया पे मैं कहीं नहीं पाया जाऊंगा। आपको जब हमने शुरू में कहा, इसलिए हमने कहा कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एंसेंट भी पढ़ा है, मेडिवल भी पढ़ा है, सारे वीडियो पढ़े हुए हैं, हमारे बच्चों लीक कर लेते हैं वीडियो वगैरह भी, है ना। तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ठीक है, चीज़ें आपकी अच्छी तरह से तैयार है तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा मेरे साथ बैठ करके, और नहीं तैयार है तो अब सुनिएगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई, पॉइंट नंबर 3। ठीक है,
उन बच्चों के लिए हमने सामान्य जानकारी दी कि यूपीएससी शुरू कर रहे हैं तो आपका टारगेट नंबर क्या होना चाहिए, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। हम सालों साल पढ़ते हैं ना, हम सोच ही नहीं पाते हैं यार, थोड़ा स्वप्न देखना भी है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी कहते थे कि भाई, आप सब जानते होंगे, बड़ा फेमस कोट है उनका भी, ये सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो जो हमें सोने ना दें। जब आप फील ही नहीं करेंगे आप, जब आप फील ही नहीं करेंगे आप, तो कैसे अपने आप को स्ट्रेच करेंगे आप। ठीक है। तो तीसरा हिस्सा हमने बताया कि देखो, तैयारी के 3 हिस्से हैं और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। चौथा हिस्सा हमने बताया कि आप तैयारी में 4 इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं। सिलेबस, यस, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जैसे मैंने हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा ओपन करके बताया, अभी और ओपन करना है मुझे इसमें, इसे और थोड़ा विस्तृत से बताना आपको क्लास के साथ साथ। फिलहाल मॉडर्न बताऊंगा मैं, कल से शुरू करूंगा, ठीक है। सिलेबस हमें ध्यान रखना है। सिलेबस के बाद आप सब लोग ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं, हम लोग, हमने कहा कहाँ से पढ़ना है, सोर्स। जैसे मैंने अभी मॉडर्न इंडिया के बारे में बताया, स्पेक्ट्रम आप कर सकते हैं अवेल, बहुत अच्छी संकलन है वो भी, मतलब अलग अलग किताबों का, नो डाउट अबाउट इट। कोई एक ही पढ़ना है, या तो विपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम। बार बार मत पूछिएगा, एक बार बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक पढ़ना है। जब मैंने कह दिया कि क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट, तो बात यहीं खत्म हो गई। किसी का भी कोई एक चीज पढ़ना है आपको, ठीक है। अब बात आती है कैसे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने शुरू किया, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। क्यों बनाया? लूटने के लिए। कैसे लूटा? सामाजिक प्रशासनिक सिस्टम बनाया। शुरू में हमने क्या किया? विद्रोह किया। फिर हमने क्या किया? असंतोष वर्ष 57 की क्रांति हुई। फिर हमें थोड़ी जागरूकता आनी शुरू हुई, ऑर्गेनाइज होने शुरू हुए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनौती देनी शुरू की। अंततः संघर्ष करते करते 15 अगस्त 47 अंग्रेजों को भगाया। पूरा मॉडर्न इंडिया बेसिकली थीम है, एक उपनिवेशवाद का इतिहास और एक राष्ट्रवाद का इतिहास, 2 थीम है। थोड़ा क्लास के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा बहुत आराम से, है ना। सिलेबस कहाँ से और कैसे। तीसरी बात बताई, अभ्यास। अभ्यास के बिना कभी परफेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। 4 बातें, ठीक है। इन 4 बातों पे आपसे हमने बात की। क्लास में है, लिखने की आज़ादी है, तो आप पे भी कुछ भी लिखने की आज़ादी नहीं है। हिस्ट्री की बात, तो हिस्ट्री की बात, कोई कुछ भी कह रहा है, कह रहा है, दूसरे विषय की बात नहीं। आप नोटिस में आने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक ही बार नोटिस में है जब पूरा हिंदुस्तान आपको नोटिस में ले, ठीक है। ये क्या छोटा मोटा नोटिस होता है, ठीक है। जब खान सर जैसे, मतलब इतने लोकप्रिय शिक्षक कह रहे हैं, ठीक है, सर बहुत लंबा समय लगा आपको आने में इस मंच में, तो मैंने कहा एक बार भी कभी कोशिश की क्या मुझे कोई जाने। जिसको जानना है वो मुझे जानता है। मेरा टारगेट ऑडियंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन तक मुझे पहुंचना है। आपसे बस मैं एक अपेक्षा करूंगा कि आप सब लोग अब क्लास पे फोकस करिएगा। यहाँ पे इतनी देर क्लास चलती है, और ये चैटिंग का मंच मत बनाइएगा। मैं बार बार नहीं देखने जा रहा हूँ। काम की बात होंगे तो मैं रिस्पॉन्स लूंगा, ठीक है। काम की बात नहीं होगी तो मैं रिस्पॉन्स नहीं लेने वाला हूँ। ये आपकी गंभीरता को भी बताता है, ठीक है। जब हमने एक बार कहा कि मेरा क्लास नोट्स सोर्स बता दिया, विपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम बता दी, दोनों में से कोई एक यूज करिए। जितना सोर्स बनाएंगे ना, आप बट जाएंगे तो एग्जाम तक चीज़ों को कैरी नहीं कर पाएंगे आप। इतिहास ना मैं बदल सकता हूँ, ना विपिन चंद्रा बदल पाएंगे, ना स्पेक्ट्रम बदल पाएगा, ना XYZ कोई टीचर बदल पाएंगे। सब इतिहास तो वही पढ़ाएंगे, तरीका थोड़ा अलग हो सकता है बस, ठीक है। सोर्स एक ही रखना है आपको। कल के बाद मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, ध्यान रखिएगा, वरना फिर मैं चैट क्लोज करवा दूंगा। ये ध्यान रखिएगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप पढ़ते रहिए। मेरा टारगेट है उन बच्चों तक पहुंचना जो गंभीर हैं। मेरा ये मिशन है, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। आप कल के बाद मेरी क्लास हो तो बहुत, ठीक है, बैठिए। क्लास के एंड में बिना मैं रिवीजन कराए नहीं जाऊंगा आप लोगों को। आप मेरे साथ प्रेजेंट होंगे तो क्लास में याद कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। और आप बहुत इस तरह से लेंगे तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, मैं भी इंजॉय करूंगा। बहुत इंजॉय करता हूँ मैं पढ़ाना, पैशन है मेरा, हॉबी है मेरा ये, ठीक है। कल शाम में टाइम आपको बता दीजिएगा, 6 साढ़े 6 के आसपास लाइव क्लासेस होंगी, है ना। मैं भी रहूंगा उसमें और आपसे हम, ठीक है ना। ठीक है फिर, ठीक है।
थैंक यू एवरीवन, और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, नव वर्ष की भी, आपके करियर की भी, अभी मकर संक्रांति गई है उसकी भी। आप देखिए, जैसे कल्चर की मैं बात करता हूँ चलते चलते, जैसे मकर संक्रांति है, देखिए हम जैसे उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहते हैं, कई राज्यों में से मकर संक्रांति कहते हैं, गुजरात में से उत्तरायण कहते हैं, ठीक है, और माघ बिहू कहते हैं असम में, कहीं पोंगल कहते हैं, कहीं मकर विलक्कू कहते हैं। देखो एक ही चीज़ है ना, सूर्य उत्तरायण हो रहा, अलग अलग नाम है। कल पीटी और मेंस में सवाल आ जाए तब। अब इसमें क्या देखते हो, एक तरह से सूर्य की आराधना हो रही है, जल को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, क्या हुआ, प्रकृति पूजा। हड़प्पा वेद से उठा लो और आज तक प्रकृति पूजक हैं हम। तो केवल ऐसा नहीं कि इतिहास का मतलब काला अक्षर। अभी आप चलिए हमारे साथ, धीरे धीरे आपसे मैं बात करते चलूंगा, ठीक है।